फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग फेमस पोएम जिसका नाम है ओzymandias ऑफ इजिप्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। सो ये जो पोएम है ये लिखा है बारसी देशी शैली में और ये एक फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे। उन्होंने अपनी पोएट्रीज में टायरनी, इनजस्टिस, डिक्टेटरशिप और पावर की टेम्पररी नेचर जैसे टॉपिक्स पर लिखा है। शैली को लगता था कि ह्यूमन पावर टेम्पररी होती है लेकिन आर्ट इमॉर्टल हो सकती है। उनकी फेमस पोएम्स है ओड टू द वेस्ट विंड, टू ए स्काईलार्क, क्वीन मैब, द मार्क्स ऑफ एनार्की। 29 साल की एज में बोटिंग एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। अभी हम पोएम का एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ओzymandias एक फिलोसॉफिकल पोएम है जो एक पावरफुल इजिप्शियन किंग के घमंड और उसके डाउनफॉल को दिखाती है। पोएम का मेन मैसेज है टाइम सबसे पावरफुल है, ह्यूमन पावर और प्राइड एक दिन खत्म हो जाता है। अभी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आई मेट ए ट्रेवलर फ्रॉम एन एम्प्टी प्लेन। स्पीकर कहते हैं कि वो एक ट्रैवलर से मिले जो एक एंटीक लैंड यानी एंशिएंट इजिप्ट से आया था। ये पोएम स्टोरी टेलिंग स्टाइल में स्टार्ट होती है। Who say two vast and trunkless legs on stone। ट्रेवलर बताता है कि डेजर्ट में एक ह्यूज स्टेचू के सिर्फ दो बड़े स्टोन लेग्स खड़े हैं। ट्रंकलेस का मतलब होता है अपर बॉडी पार्ट नहीं है। Stand in the desert near them on the sand। तो फिर वो बोलते हैं कि वो जो ब्रोकन स्टेचू है वो डेजर्ट में खड़ा है और उसके पास सैंड पर स्टेचू का चेहरा बड़ा हुआ है। ये सीन लोनलीनेस और डिस्ट्रक्शन को शो करता है। हाफ सन के shattered visage lies whose frown। स्टेचू का जो ब्रोकन फेस आधा मतलब रेत में दबा हुआ है, उस चेहरे पर क्या शो कर रहा था? गुस्सा, ऑथोरिटी और एरोगेंस। एंड wrinkled lips and sneer of cold command। तो किंग के लिप्स और एक्सप्रेशन उसकी क्रूएल और प्राउड पर्सनैलिटी को शो करते हैं। कोल्ड कमांड का मतलब है इमोशनलेस और टायरेनिकल ऑथोरिटी। Till that its sculptor well those patients read। ये एक्सप्रेशंस दिखाते हैं कि स्कल्पटर ने किंग के इमोशंस को परफेक्टली समझ लिया था और उन्होंने जो ये स्टेचू बनाया था उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो पूरी तरह से मतलब दिखाया गया था। उसने किंग के ईगो और क्रुएलिटी स्टेचू में अच्छे से कैप्चर किया था। Which yet survive stamped on these lifeless things। तो किंग का जो इमोशन अभी भी सरवाइव कर रहा है। इवन दो स्टेचू लाइफलेस है पर उसमें जो किंग के जो इमोशंस है वो अभी भी उसमें दिखते हैं। ये लाइन आर्ट की इमॉर्टलिटी को शो करती है क्योंकि किंग तो नहीं है, उसका एम्पायर भी खत्म हो गया पर जो आर्ट जो था स्कल्पचर के लिए जो बनाया था वो अभी भी मौजूद है। The hand that mocked them and the heart that fed। The hand स्कल्पचर को रिप्रेजेंट करता है और the heart किंग को रिप्रेजेंट करता है। स्कल्पचर ने किंग के प्राउड इमोशंस को कॉपी किया और किंग का दिल उन इमोशंस से भरा हुआ था। ये लाइन आयरनिक भी है। And on the pedestal these words appear। So जो स्टेचू बनाया था स्कल्पचर ने उसके नीचे बेस पार्ट है उसमें कुछ वर्ड्स भी लिखा हुआ था। तो स्टेचू के पेडेस्टल में जैसे जो स्कल्पचर ने बनाया था उसमें कुछ वर्ड्स भी लिखा हुआ था। My name is Ozymandias king of kings। उसमें क्या लिखा था कि मेरा नाम ओzymandias है और मैं किंग ऑफ किंग्स हूँ। तो ये क्या शो करता है? ये उसके एक्सट्रीम प्राइड और ईगो को शो करता है। Look on my work, say mighty and despair। इन दूसरे रूलर्स को चैलेंज करता है कि
मेरी ग्रेट वर्क देख कर तुम लोग हैरान हो जाओगे। तो बोलते हैं कि देखो मैंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। तो ये सब देख के तुम लोग मतलब निराश हो जाओगे कि तुम लोग अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए जो मैंने किया है। तो उसे लगता था कि एम्पायर दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट एम्पायर है। तो ये उसके प्राउड ईगो और एरोगेंस को पोर्ट्रे करता है। नथिंग बिसाइड्स रिमेन्स राउंड द डिके। पर ये आयरनी है कि वो जैसा सोचता था कि उसका एम्पायर हमेशा के लिए रहेगा, हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका पूरा एम्पायर ही खत्म हो गया टाइम के साथ। सिर्फ दिखाई अभी क्या दिखाई दे रहा है, न्यूज ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट कोलोसल रैक ब्राउनलेस एंड बियर। तो पोएट बोलते हैं कि एक समय की ह्यूज और मैजेस्टिक स्टेचू जो बहुत बड़ी स्टेचू थी वो भी एक अभी ब्रोकन हो गई है, टूट के रैक बन चुकी है। बाउंडलेस एंड बियर मतलब एंडलेस एम्प्टी डेजर्ट को शो करता है। The lone and level sand stretched far away. तो हर तरफ सिर्फ अकेली और फ्लैट रेत ही फैली हुई दिखाई देती है। ये फाइनल लाइन स्ट्रांगली दिखाती है कि टाइम मेकिंग की सारी पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये अभी इस पॉइंट का जो मेन थीम है वो हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें जो पोएट ने ये पॉइंट लिखा है उसको तो उन्होंने एक किंग की तरफ से प्रेजेंट किया, किंग के स्टेचू की तरफ से। तो उसके अंदर का जो इंटरनल मीनिंग है उस वो क्या है वो हमें थीम से पता चलता है। जैसे कि इसमें टेम्पररी नेचर ऑफ पावर को शो किया गया है। पावर और एम्पायर परमानेंट नहीं होते। अजमंडियर जैसा पावरफुल किंग भी समय के सामने हार जाता है। ह्यूमन प्राइड एंड ईगो किंग का एरोगेंस उसके डाउनफॉल का सिंबल है। हम सिखाती है कि एक्सेसिव प्राइड का एंड डिस्ट्रक्शन ही होता है। नेक्स्ट है कि टाइम इज सुपीरियर। टाइम सबसे पावरफुल फोर्स है। वो किंग्स एम्पायर्स और मॉन्यूमेंट सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड लास्ट थिंग है आर्ट इज इमॉर्टल। इनका एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन स्कल्पचर की आर्ट अब भी सरवाइव कर रही है। ये आर्ट की लास्टिंग पावर को शो करता है। ठीक है, सो ये हमारे मेन थीम्स हो गए। टेम्पररी नेचर ऑफ पावर, ह्यूमन प्राइड एंड ईगो is the cause of destruction, and time is supreme and art is immortal. अब हम पोएम के जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। आयरन, look on my works, ये mighty and despair। किंग शो करना चाहते थे लेकिन उसका किंगडम ही डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, जो कि अजमंडस दुखियों को दिखाना चाहता था कि वो कितना माइटी है एंड despair उन लोगों को एकदम छोटा दिखाना चाहता था। वो अपने आप को सुपीरियर मानता था और क्या हुआ, टाइम के साथ उसका पूरा एम्पायर ही डिस्ट्रॉय हो गया। इमेजिन व्हाट ब्रोकन स्टैचू और डेजर्ट का विविध पिक्चर क्रिएट करते हैं। टू वास्ट एंड ट्रायंगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन। तो जब भी हम ये लाइन पढ़ते हैं तो हम इमेजिनेशन अच्छे से कर सकते हैं कि वो मतलब सीन कैसा होगा। एलिटरेशन मतलब रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे जो बाउंडलेस एंड बियर है लाइन वहाँ पे बी साउंड को रिपीट हुआ है। सिंबोलिज्म, ब्रोकन स्टेचू जो है वो सिंबलाइज करता है, किस चीज को सिंबलाइज करता है, फॉल ऑफ पावर, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइड एंड टेम्पररी नेचर ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है पर्सनिफिकेशन, यहाँ पे पर्सनिफाई किया गया है, जैसे कि द हैंड दैट मॉक्ड देम। तो यहाँ पे जो हैंड है वो ह्यूमन क्वालिटी को दर्शाता है। नेक्स्ट है एंजाममेंट, एक लाइन का थॉट नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू होता है जिससे पोएम नेचुरल फ्लो देती है। ठीक है, तो अभी हम इस पोएम को अगर हमारे प्रैक्टिकल डे या डे टू डे लाइफ से कंपेयर करके कुछ सिचुएशंस को देखें तो और भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। अच्छा, जैसे कि एक एग्जांपल देखो कि अभी जितने भी मोबाइल फोन है उनका कोई लेटेस्ट मोबाइल फोन क्या होता है, जब रिलीज होता है कि ये सबसे अच्छा फोन है, पर क्या होता है कुछ साल बाद
वो आउटडेटेड हो जाता है, बिल्कुल ओzymandias की पावर की तरह। और भी अगर हम लोग और देखें जैसे इंस्टाग्राम, उसमें आज कुछ एक रील बना, बहुत वायरल हुआ, और क्या होता है कुछ दिन बाद वो लोग सब लोग भूल जाते हैं। तो पॉइंट भी यही बोलती है कि फेमिली टेम्पररी है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि पॉइंट हमें क्या सिखाती है कि वो परमानेंट नहीं होता, पावर एक दिन खत्म हो जाता है। टाइम सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, इसीलिए हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए। तो ये ओzymandias ऑफ इजिप्ट एक फिलोसॉफिकल पॉइंट है जो प्राइड, पावर, टाइम और डिस्ट्रक्शन के बारे में इम्पोर्टेंट मैसेज देती है। शैली बताते हैं कि चाहे इंसान कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, टाइम या फिर नेचर सब कुछ बदल सकता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे पॉइंट में रखा है वो है परमानेंस ऑफ आर्ट। पॉइंट एक पॉइंट बताते हैं कि आर्ट ह्यूमन पावर से ज्यादा लास्टिंग होती है। किंग का एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन स्कल्प्टर की आर्ट अब भी सर्वाइव कर रही है। मूर्ति टूट चुकी है, फिर भी किंग का एक्सप्रेशन, उसका एरोगेंस और उसकी पर्सनैलिटी अब भी स्टेचू पर क्लियरली दिखते हैं। इसका मतलब जो पॉलिटिकल पावर या टायरेनी जो था वो भी लास्ट नहीं किया, लेकिन ट्रू आर्ट इमॉर्टल हो सकती। तो शैली इनडायरेक्टली स्कल्प्टर को किंग से ज्यादा पावरफुल दिखाते हैं, क्योंकि किंग का किंगडम खत्म हो गया पर आर्टिस्ट का काम अभी भी जिंदा है।